अच्छा जी, आज का जो हमारा टॉपिक है वो स्प्लिटिंग ऑफ S2 है। ठीक है, सबसे पहले जनरल हार्ट की डायग्राम बनाते हैं कि हार्ट की सर्कुलेशन कैसे होती है। ठीक है, सबसे पहले आपको पता है ये फॉर एग्जांपल राइट एट्रियम है। ठीक है, राइट एट्रियम से जो है ना, राइट एट्रियम के बाद क्या आता है, राइट साइड पे राइट एट्रियम के बाद यहाँ पे राइट वेंट्रिकल होता है। राइट वेंट्रिकल से ब्लड कहाँ पे जाता है, पल्मोनरी आर्टरी में जाता है। ठीक है, पल्मोनरी आर्टरी में जाता है। पल्मोनरी आर्टरी से ब्लड कहाँ पे आता है, लंग्स में आता है। ठीक है, पल्मोनरी आर्टरी से ब्लड लंग्स में आता है। अच्छा, फिर लंग्स से ब्लड कहाँ पे जाता है, अब ये वाली जो साइड थी ये राइट हार्ट की साइड थी। ठीक है, राइट साइड ऑफ हार्ट थी। अब पल्मोनरी वेन से ब्लड कहाँ पे आता है, लेफ्ट एट्रियम में आता है। ठीक है, लेफ्ट एट्रियम में आता है। लेफ्ट एट्रियम से कहाँ जाता है, वो लेफ्ट वेंट्रिकल में जाता है। लेफ्ट वेंट्रिकल से फिर वो कहाँ पे जाता है, अयोटा में जाता है। ठीक है, अब ये जो ब्लड की सर्कुलेशन थी राइट एट्रियम में सबसे पहले आया था। ठीक है, ये इसको हमने क्या कहा था, इसको हम वीनस रिटर्न का नाम देते हैं। ठीक है, ये वीनस रिटर्न होता है कि सबसे पहले ब्लड कहाँ पे आता है, राइट एट्रियम में आता है। राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में, राइट वेंट्रिकल से वो पल्मोनरी आर्टरी में जाता है, वहां से लंग्स में जाता है, फिर लंग्स से दोबारा पल्मोनरी वेन के थ्रू वो लेफ्ट एट्रियम में आता है, लेफ्ट साइड ऑफ हार्ट। ठीक है, फिर लेफ्ट एट्रियम से वो लेफ्ट वेंट्रिकल और फिर अयोटा को मिलता है। अब आपको पता है कि राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के दरमियान कौन सा वॉल होता है, जो राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल इसके दरमियान जो वॉल होता है इसको हम क्या कहते हैं, ट्राइकस्पिड वॉल कहते हैं। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, ट्राइकस्पिड वॉल कहते हैं। और जो राइट वेंट्रिकल और पल्मोनरी आर्टरी के दरमियान ये जो हमारे पास वॉल होता है इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम पल्मोनिक वॉल कहते हैं। पल्मोनरी या पल्मोनिक वॉल भी कहते हैं इसको। ठीक है, उसके बाद जो लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के दरमियान वॉल होता है यहाँ पे, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम बाइकास्पिड या माइट्रल वॉल कहते हैं। ठीक है, बाइकास्पिड या माइट्रल वॉल कहते हैं। ठीक है, और उसके बाद जो लेफ्ट वेंट्रिकल और अयोटा के दरमियान जो वॉल होता है उसको हम क्या कहते हैं, अयोटिक वॉल। ठीक है, अयोटिक वॉल। ये होगी हार्ट की बेसिक वीनस रिटर्न। उसके बाद अब हार्ट आपको पता है कौन सी साउंड प्रोड्यूस करता है, जब भी आप स्टेथोस्कोप रखते हैं तो लब डब साउंड प्रोड्यूस करता है, लब डब। ठीक है, जो लब साउंड होती है उसको हम S1 साउंड का नाम भी देते हैं। ठीक है, जो डब साउंड होती है उसको हम S2 साउंड भी कहते हैं। ठीक है, दो साउंड्स होती है S1 और S2। जो लब होती है उसको S1 भी कहते हैं, जो डब होती है उसको S2 भी कहते हैं। अब ये लब डब कैसे प्रोड्यूस होती है, जब हमारे पास बाइकास्पिड, ठीक है, किसका क्लोज होता है, हमारे पास कौन से वॉल्स जब क्लोज होते हैं, ड्यू टू क्लोजर ऑफ जब बाइकास्पिड, ठीक है, बाइकास्पिड और हमारे पास जो ट्राइकास्पिड वॉल होता है जब वो क्लोज होता है तो हमारे पास लब साउंड प्रोड्यूस होती है। ठीक है, और डब साउंड कब हमारे पास प्रोड्यूस होती है या फिर S2 कब प्रोड्यूस होती है, जब हमारे पास कौन से वॉल्स क्लोज होते हैं, जब हमारे पास पल्मोनिक वॉल, ठीक है, और अयोटिक वॉल जब हमारे पास क्लोज होता है तो हमारे पास कौन सी साउंड प्रोड्यूस होती है, S2 साउंड या डब साउंड। ठीक है, अब देखें ये कैसे प्रोड्यूस होती है, जब राइट वेंट्रिकल प्लस लेफ्ट वेंट्रिकल कंट्रैक्ट करेंगे, ठीक है, तो क्या होगा, लब साउंड प्रोड्यूस होगी। ठीक है, जिसे हमने S1 का नाम भी दिया था। ठीक है, उसके बाद जब राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल रिलैक्स करते हैं तो क्या होता है, डब साउंड प्रोड्यूस होती है, जिसे हमने S2 का नाम भी दिया था। ठीक है, तो फिर इस चीज को हम नीचे एक ग्राफ बना के समझ लेते हैं। ठीक है, ग्राफ से आपको सही से समझ आ जाएगी। एक पहले लाइन लगाते हैं। ठीक है, हमने एक लाइन लगा दी। अब हमने कहा था S1 और S2 दो साउंड्स होते हैं, तो सबसे पहले S1 आएगा। ठीक है, उसके बाद S2 आएगा। S1 के लिए हम एक बार बनाते हैं। S साउंड तब प्रोड्यूस होती है जब बाइकास्पिड और ट्राइकास्पिड वॉल हमारे पास क्लोज होते हैं, बंद होते हैं, तो हमारे पास वो दोनों एक साथ बंद होते हैं, बाइकास्पिड और ट्राइकास्पिड। इसकी वजह से हमें लब साउंड आती है। ठीक है, जिसे हमने S1 का नाम दिया था, इसलिए यहाँ पे एक बार बनेगी क्योंकि दोनों वॉल्स एक साथ क्लोज होते हैं। उसके बाद S2 के लिए अब दो चीजें होती हैं, देखें, अयोटिक और पल्मोनरी वॉल। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट करिए जो आपकी बुक पे नहीं लिखा हुआ, आपने हमेशा ये याद रखना है। अयोटिक वॉल जो होता है, अयोटिक वॉल पहले क्लोज होता है। ठीक है, अयोटिक वॉल क्लोजेस फर्स्ट देन पल्मोनिक वॉल। ठीक है, जो अयोटिक वॉल होता है ना वो पहले क्लोज होता है। ठीक है, पल्मोनिक वॉल के मुकाबले में या पल्मोनरी वॉल, क्योंकि जो पल्मोनरी वॉल होता है ना वो थोड़ा डिले क्लोज होता है, दोनों एक साथ नहीं क्लोज होते। S2 साउंड तब प्रोड्यूस होती है जब अयोटिक वॉल और पल्मोनरी वॉल क्लोज होते हैं, तो हमारे पास S2 साउंड प्रोड्यूस होती है। अब सबसे पहले अयोटिक वॉल क्लोज होता है तो यहाँ पे फिर एक बनेगी बार या दो बनेंगी, तो यहाँ पे फिर दो बार बनेगी। सबसे पहले कौन सा वॉल क्लोज होता है, अयोटिक वॉल क्लोज होता है, तो अयोटिक वॉल की पहले एक बार बनेगी। ठीक है, अयोटिक वॉल की एक बार बनेगी, इसको हमने क्या नाम दिया, A2 का नाम। A से अयोटिक, ठीक है, 2 से S2 है इसलिए। उसके बाद यहाँ पे थोड़े गैप से जो है दूसरी बार बनेगी, ये P2 की बार होगी, P से पल्मोनिक वॉल, ठीक है, और 2 S2 का। ये दोनों अलग क्यों बनी है और ये वाली S1 सेम बनी है, ऐसा क्यों है, और ये दोनों अलग, इस वजह से इनमें गैप है, क्योंकि जो S2 बार होती है ना, अयोटिक वॉल पहले क्लोज होता है, जबकि पल्मोनिक वॉल जो होता है वो थोड़ा डिले क्लोज होता है, दोनों एक साथ क्लोज नहीं होते, जिसकी वजह से साउंड प्रोड्यूस होती है डब डब। ठीक है, तो ये हमारे पास डब अलग अलग क्लोज होते हैं, इसकी वजह से हमें कौन सी साउंड प्रोड्यूस होती है, डब डब।
सबसे पहले S1 की कैसे होती है, लब होती है, तो लब डब डब ऐसे साउंड प्रोड्यूस होती है, लब डब डब, ठीक है। ये सिंगल इसलिए S1 की बार हमारे पास क्योंकि यहाँ पे दोनों वॉल्स एक साथ क्लोज होते हैं, जबकि आयोटिक और पल्मोनरी वॉल एक साथ क्लोज नहीं होते, इसके लिए इस वजह से इन दोनों की बार्स अलग अलग बनेंगी, ठीक है। सो ये जो हमारे पास अलग अलग दो बार्स बनी ड्यू टू पल्मोनरी वॉल जो लेट या डिले क्लोज होता है उसकी वजह से, ये यहाँ पे जो गैप आता है मिड में, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम स्प्लिटिंग का नाम देते हैं। मींस के इन दोनों बार्स में गैप है और ये दो बार्स बनती हैं S2 की, S यहाँ पे, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, हम इसको फिजियोलॉजिकल स्प्लिटिंग या स्प्लिटिंग ऑफ S2 कहते हैं। सो आज हमारा टॉपिक यही है, स्प्लिटिंग ऑफ S2, इसको हमने पढ़ना है। अच्छा, ये जो बार्स हमने दो बनाई थी, ये किसमें बनी थी, ये एक्सपायरेशन या एक्सहेलेशन के टाइम पे बनी थी, ठीक है। अब हम इंस्पायरेशन का देखते हैं, जो मेन टॉपिक है हमारे पास, ठीक है। ड्यूरिंग इंस्पायरेशन, ठीक है, या इनहेलेशन क्या होता है, S1 हमेशा सेम रहती है, ठीक है। जो S1 की बार होती है ना, वो सेम रहती है, वो वैसे ही रहती है, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। जो S2 के ऊपर एक्सहेलेशन या एक्सपायरेशन के टाइम पे दो बार्स बनी थी, तो नीचे भी हमारे पास S2 की इंस्पायरेशन के टाइम भी दो बार्स बनेंगी, ठीक है। जो A2 होती है वो कब बनती है, वो पहले बनती है, हमेशा A2 पहले बनती है। अब जो P2 है, पल्मोनरी वॉल, वो डिले होता है। अब यहाँ पे आप एक चीज नोट करें, ड्यूरिंग इंस्पायरेशन जब बंदा इंस्पायरेशन करता है या सांस लेता है, तो तब क्या होता है, उसका जो इंट्राथोरेसिक जो वॉल्यूम होता है वो क्या हो जाता है, वो इंक्रीज हो जाता है, इंट्राथोरेसिक वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। जिससे क्या होता है, रेजिस्टेंस कम हो जाती है। जाहिर सी बात है, जब आपके पास वॉल्यूम ज्यादा होगा, जब आपके लंग्स स्प्रेड करेंगे, ठीक है, जब आप सांस लेते हैं आपके लंग्स जो है वो स्प्रेड हो जाते हैं, ठीक है, उसमें प्रेशर कम हो जाता है, वॉल्यूम ज्यादा हो जाता है। जब वॉल्यूम ज्यादा होगा तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। जब रेजिस्टेंस कम होगी तो फिर क्या होगा, वहां पे जो वीनस रिटर्न होता है फिर वो क्या होता है, ज्यादा हो जाता है। ये वीनस रिटर्न कहाँ जा रहा होता है, मैंने आपको ऊपर बताया था, जो वीनस रिटर्न होता है वो राइट एट्रियम में जा रहा होता है, ठीक है। फिर जब वीनस रिटर्न ज्यादा होगा तो क्या होगा, राइट एट्रियम में फिलिंग क्या होगी, ब्लड की फिलिंग इंक्रीज हो जाएगी। जब ब्लड की फिलिंग राइट एट्रियम में इंक्रीज होगी तो जाहिर सी बात है राइट वेंट्रिकल में भी ज्यादा ब्लड जाएगा। जब वीनस रिटर्न ज्यादा होता है तो क्या होता है हमारे पास बच्चों, जब ब्लड ज्यादा आता है हार्ट में, जिसे हम प्रीलोड भी कहते हैं, मतलब प्रीलोड ज्यादा हो जाएगा। जब प्रीलोड ज्यादा होगा तो इजेक्शन टाइम भी फिर ज्यादा होगा, जाहिर सी बात है। यहां से मैं आपको डायग्राम से समझाती हूँ, देखें, ये जो हमारे पास ब्लड था ना, ये वीनस रिटर्न था, ठीक है। यहां से ब्लड आया, ठीक है, राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल से इसने कहां पे जाना है, पल्मोनरी आर्टरी के पास, ठीक है। अब ये जो पल्मोनरी आर्टरी के पास जाएगा, यहाँ पे दरमियान में राइट वेंट्रिकल और पल्मोनरी आर्टरी के दरमियान जो वॉल होता है, पल्मोनिक वॉल या पल्मोनरी वॉल, वो क्या होगा, डिले क्लोज होगा। जाहिर सी बात है, जब ज्यादा ब्लड होगा तो वो थोड़ी लेट निकलेगा बाहर पल्मोनरी आर्टरी में, तो तब तक ये जो हमारा वॉल होता है, पल्मोनरी वॉल, वो डिले क्लोज होता है, ठीक है। जिसकी वजह से हमने क्या कहा कि जो हमारे पास जब वीनस रिटर्न ज्यादा होता है तो हमारे पास जो पल्मोनरी वॉल होगा वो डिले क्लोज होगा, ठीक है। पल्मोनरी वॉल की क्लोजर क्या हो जाएगी, डिले हो जाएगी हमारे पास। क्यों डिले हो जाएगी, क्योंकि वीनस रिटर्न आपके पास ज्यादा था। जब ज्यादा ब्लड आएगा तो जो इजेक्शन टाइम होता है वो इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। इजेक्शन टाइम जब इंक्रीज होता है, इजेक्शन टाइम का क्या मतलब है, जाहिर सी बात है, जब ज्यादा ब्लड आएगा तो वो निकलने में बाहर ज्यादा टाइम लेगा। पल्मोनरी वॉल तब तक ओपन रहेगा जब तक वो सारा वीनस रिटर्न या सारा ब्लड राइट वेंट्रिकल से बाहर पल्मोनरी आर्टरी में नहीं चला जाता, तब तक हमारे पास पल्मोनरी वॉल जो होता है वो थोड़ा लेट क्लोज होता है, उसका क्लोजर डिले हो जाता है। सो ये जो चीज होती है, फिर उसमें क्या आएगा, इंस्पायरेशन में हमारे पास P2 थोड़ा सा और स्प्लिट हो जाएगी, ठीक है, मतलब उसकी बार आगे बनेगी। ऊपर एक्सहेलेशन में तो नॉर्मल थी, ठीक है, थोड़ा सा हुई थी, लेकिन यहाँ पे इंस्पायरेशन में और भी ज्यादा स्प्लिट हो जाएगी, ठीक है, उसमें गैप आ जाएगा। इसको हम क्या कहते हैं, फिजियोलॉजिकल स्प्लिटिंग ऑफ S2, ठीक है। ये जो स्प्लिटिंग होती है, जो बार में गैप होता है A2 और P2 के दरमियान, जो P2 डिले होता है इस ड्यूरिंग इंस्पायरेशन, इसको हम फिजियोलॉजिकल स्प्लिटिंग कहते हैं, ठीक है। ये नॉर्मल होती है फिजियोलॉजिकल स्प्लिटिंग, और ये हमेशा S2 साउंड की होती है, ठीक है। और ये किस वजह से होती है, ड्यू टू पल्मोनरी वॉल की क्लोजर की डिले होने में। बच्चों, ये जो डिले होता है A2 और P2 के दरमियान, इसको हम क्या कहते हैं, फिजियोलॉजिकल स्प्लिटिंग, ठीक है। S2 की होती है, जो कि ये नॉर्मल डिले होता है, ठीक है, फिजियोलॉजिकल स्प्लिटिंग इसे कहते हैं, ठीक है। और ये हमारे पास नॉर्मल डिले होता है A2 और P2 के बीच। सो फिजियोलॉजिकल स्प्लिटिंग होती है, वो क्या होती है, S2 की स्प्लिटिंग होती है, ठीक है। जो A2 और P2 की जो बार्स हैं उनमें डिले हो जाता है, ठीक है, उनमें गैप आ जाता है, उनमें स्प्लिटिंग हो जाती है, ठीक है। S2 की स्प्लिटिंग होती है, फिजियोलॉजिकल स्प्लिटिंग इसे तब कहते हैं। और ये कैसे होती है, इसकी क्या रीजन होती है S2 की स्प्लिटिंग की, क्योंकि जब बंदा सांस अंदर लेता है, इंस्पायर करता है, तो उसका इंट्राथोरेसिक प्रेशर या वॉल्यूम ज्यादा हो जाता है, जिससे रेजिस्टेंस कम होती है, जिससे फिर वीनस रिटर्न ज्यादा हो जाता है। जब वीनस रिटर्न ज्यादा होगा तो जाहिर सी बात है स्ट्रोक वॉल्यूम आपका क्या हो जाएगा, स्ट्रोक वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा, जिससे टाइम होता है, ठीक है, जो इजेक्शन टाइम होता है पल्मोनरी वॉल से जब ब्लड बाहर जा रहा होता है, जब ज्यादा ब्लड होगा तो वो ज्यादा टाइम लेगा बाहर निकलने में, ठीक है, तो तब वॉल ज्यादा देर से क्लोज होता है।
होता है, जो पल्मोनरी वॉल होता है उसकी क्लोजर में डिले आ जाता है, जिसकी वजह से हमारे पास यहाँ पे इस P2 और A2 में गैप आएगा, स्प्लिटिंग हो जाएगी। ठीक है, इस स्प्लिटिंग को हम क्या कहते हैं, ये जो डिले होता है, ये स्प्लिटिंग होती है, इसको हम क्या कहते हैं, फिजियोलॉजिकल स्प्लिटिंग कहते हैं। और ये हमारे पास नॉर्मल होती है। ठीक है, और ड्यूरिंग इंस्पायरेशन होती है, हमेशा कभी भी एक्सहेलेशन में हमारे पास फिजियोलॉजिकल स्प्लिटिंग नहीं होती, हमेशा इंस्पायरेशन में हमारे पास फिजियोलॉजिकल स्प्लिटिंग होती है। ये हमारे पास फिजियोलॉजिकल स्प्लिटिंग थी। अब आगे देखते हैं वाइड स्प्लिटिंग। ठीक है, वाइड स्प्लिटिंग क्या होता है, आपकी बुक में लिखा हुआ है। इसमें कंडीशन क्या होती है हमारे पास, बेसिकली इसमें जब हमारे पास राइट वेंट्रिकल जो होता है उसकी एम्पटिंग जो होती है वो क्या हो जाती है, डिले हो जाती है। ठीक है, जो राइट वेंट्रिकल की एम्पटिंग होती है वो डिले हो जाती है, तो उससे वाइड स्प्लिटिंग होती है। अब ये जो राइट वेंट्रिकल मतलब अपना ब्लड जो होता है वो पल्मोनरी वॉल में फेंकने में बहुत डिले कर देता है। ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, वाइड स्प्लिटिंग कहते हैं। ठीक है, ये जो वाइड स्प्लिटिंग होती है ये क्यों होती है, मतलब जो राइट वेंट्रिकल होता है वो एम्पटिंग उसकी डिले क्यों हो जाती है, वो इस वजह से डिले होती है। इसमें दो रीजंस होती हैं। ठीक है, पहली जो होती है पल्मोनरी स्टेनोसिस होती है। ठीक है, जो पल्मोनरी वॉल होता है उसकी स्टेनोसिस हो जाती है या फिर नैरोइंग हो जाती है, जिसकी वजह से जो राइट वेंट्रिकल होता है उसकी एम्पटिंग डिले हो जाती है। और दूसरी रीजन क्या होती है, हमारे पास जो राइट बंडल ब्रांच होती है वो ब्लॉक हो जाती है, राइट बंडल ब्रांच ब्लॉक हो जाती है। ठीक है, जिसकी वजह से वाइड स्प्लिटिंग होती है। अब इसका नीचे ग्राफ बनाते हैं। ठीक है, अब एक एक्सपायरेशन था और एक इंस्पायरेशन में। अब यहाँ पे S1 था, ठीक है, और S2 में देखें, जो S1 होता है ना उसकी बार हमेशा सेम बनती है। ठीक है, S1 में कोई चेंज नहीं आता, चाहे एक्सपायरेशन हो या इंस्पायरेशन हो। ठीक है, एक्सपायरेशन में भी बार वैसी ही बनेगी, इंस्पायरेशन में। अब एक्सपायरेशन में पहले देखते हैं, S1 की बार सेम बनी थी। ठीक है, अब S2 में क्या होता है, सबसे पहले हमने क्या कहा था, जो A2 होता है, ठीक है, आयोटिक वॉल सबसे पहले क्लोज होता है एज कम्पेयर टू पल्मोनरी वॉल, तो A2 की बार हमेशा पहले बनती है। ठीक है, जो A2 की बार होती है वो पहले बनती है। ठीक है, उसके बाद पल्मोनरी वॉल की बार बनती है। ठीक है, इसमें गैप होता है, ये स्प्लिटिंग, और ये हमारे पास जो गैप होता है ये नॉर्मल होता है। ठीक है, ये नॉर्मल स्प्लिटिंग होती है, फिजियोलॉजिकल होती है। अब बात आती है इंस्पायरेशन में, तो इंस्पायरेशन में क्या होगा, जो S1 होता है उसकी बार सेम बनती है। ठीक है, उसकी बार हमेशा उसमें कोई चेंज नहीं आता, वो सेम होती है। जबकि S2 में क्या होता है, A2 भी बिल्कुल वैसी बनेगी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे पल्मोनरी स्टेनोसिस की वजह से क्या होता है, A2 तो सेम बनेगी लेकिन P2 होती है वो मजीद डिले हो जाती है। ठीक है, तो इसमें जो नॉर्मल गैप है उससे भी ज्यादा स्प्लिटिंग हो जाएगी, मतलब फिर यहाँ पे जो P2 की बार होगी वो और डिले हो जाएगी, मतलब उसमें और ज्यादा गैप आ जाएगा, और ज्यादा वाइड हो जाएगी। इसको हम क्या कहते हैं, जो इतना ज्यादा गैप है इसको हम क्या कहते हैं, वाइड स्प्लिटिंग कहते हैं। ठीक है, इस वजह से इसका ग्राफ हमारे पास ऐसे बनता है इसको, क्योंकि ये जो होती है ये एबनॉर्मल होती है, जो वाइड स्प्लिटिंग होती है ये एबनॉर्मल होती है। ठीक है, ये नॉर्मल नहीं होती। और ये हमें किस में देखते हैं, हम एक तो पल्मोनरी स्टेनोसिस में। अब पल्मोनरी स्टेनोसिस में देखें, फॉर एग्जांपल आपको डायग्राम से समझाती हूँ, जब जाहिर सी बात है राइट वेंट्रिकल में इतना सारा ब्लड है, यहाँ पे अगर जो पल्मोनरी वॉल है वो स्टेनोसिस हो जाए उसकी, मतलब वो नैरो हो जाए, जब ये वॉल नैरो हो जाएगा, तंग हो जाएगा, तो ब्लड उसमें इंटर कैसे करेगा, सारा ब्लड पीछे पड़ा रहेगा, आहिस्ता आहिस्ता जाएगा ना, उसको टाइम लगेगा आगे पल्मोनरी आर्टरी में जाने में। जब वॉल नैरो होगा, तंग होगा, आगे जगह तंग है, तो पीछे वाला मटेरियल कैसे आगे जाएगा या ब्लड कैसे आगे जाएगा, उसे टाइम लगेगा आगे जाने में, इसलिए इसकी इंपटिंग राइट वेंट्रिकल की डिले हो जाती है। ठीक है, ये पल्मोनरी वॉल की जो स्टेनोसिस होती है उसकी वजह से होता है। दूसरी हमने क्या रीजन बताई थी क्यों इंपटिंग राइट वेंट्रिकल की डिले हो जाती है, क्योंकि आपको पता है एक राइट साइड पे राइट बंडल ब्रांच होती है हार्ट की, और एक लेफ्ट साइड ऑफ हार्ट पे लेफ्ट बंडल ब्रांच होती है। जो राइट साइड पे ब्रांचेस होंगी, राइट साइड ऑफ हार्ट पे जब जो राइट बंडल ब्रांच होगी वो ब्लॉक हो जाएगी, जाहिर सी बात है जब वो राइट बंडल ब्रांच ब्लॉक हो जाएगी, नर्व सप्लाई ब्लॉक हो जाएगी, तो ब्लड कैसे जाएगा आगे, फिर ब्लड स्लोली जाएगा, राइट वेंट्रिकल की इंपटिंग में क्या हो जाएगा, डिले हो जाएगा। इसकी वजह से क्या होगा, फिर हमारे पास ये जो ग्राफ हमने नीचे बनाया है ये वाइड हो जाएगा। ठीक है, इसको हम वाइड स्प्लिटिंग कहते हैं, और ये हमारे पास इंस्पायरेशन में हम देखते हैं, और ये एबनॉर्मल होती है वाइड स्प्लिटिंग। उसके बाद हम देखते हैं फिक्स स्प्लिटिंग को। ठीक है, अब ये जो फिक्स स्प्लिटिंग होती है ये हम किस में देखते हैं, बेसिकली ये जो फिक्स स्प्लिटिंग होती है ये AST में होती है। ठीक है, AST का मतलब होता है एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट। यहाँ पे हर्ट बनाती हूँ, ठीक है, ये राइट एट्रियम है, ठीक है, ये लेफ्ट एट्रियम है, ठीक है, ये राइट वेंट्रिकल है और ये लेफ्ट वेंट्रिकल है। ठीक है, जो राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल होता है, ठीक है, राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के दरमियान ये जो हमारे पास जब होल जो होता है फोरामेन ओवेल वो क्लोज नहीं होता, तो उसको हम क्या कहते हैं, जब ये सेप्टम जो होता है ये होल क्लोज नहीं होता तो उसको हम क्या कहते हैं, एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट या फिर पेटेंट फोरामेन ओवेल भी कहते हैं उसे, लेकिन यहाँ पे आप सिर्फ AST याद रखें। ठीक है, एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट, ये जो होल जब क्लोज नहीं होता तो क्या होता है, फिर सारा ब्लड राइट एट्रियम से जाता
जाता है, लेफ्ट एट्रियम में चला जाता है। जब बंदा एडल्ट हो जाता है, ठीक है, मतलब बंदा जो एडल्ट होता है तो क्या होता है, उस वक्त लेफ्ट साइड ऑफ हार्ट, लेफ्ट एट्रियम में प्रेशर ज्यादा होता है, ठीक है। पहले ब्लड हमारे पास कहाँ पे जाता है, पहले हमारे पास ब्लड जो होता है वो राइट एट्रियम से, ये होल जब ओपन रहता है तो लेफ्ट एट्रियम में जाता है, ठीक है, जिसकी वजह से लेफ्ट एट्रियम में जब प्रेशर ज्यादा होता है, ठीक है, तो वो वापस आता है राइट एट्रियम में। जब वो राइट एट्रियम में जाता है तो फिर इसको हम क्या कह सकते हैं, एएसटी को हम कह सकते हैं लेफ्ट टू राइट शंट, ठीक है, इसको हम कह सकते हैं ना लेफ्ट टू राइट शंट कह सकते हैं हम इसको, ठीक है। फिर जब राइट एट्रियम में प्रेशर ज्यादा हो जाएगा तो क्या होगा, जब ये वापस आएगा लेफ्ट एट्रियम से राइट में, तो राइट एट्रियम में प्रेशर ज्यादा हो जाएगा, जिससे फिर राइट वेंट्रिकल में भी प्रेशर ज्यादा होगा। जब राइट वेंट्रिकल में प्रेशर ज्यादा होगा तो फिर क्या होगा बच्चों, जब लेफ्ट टू राइट शंट होगा तो हमारे पास राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल में भी हमारे पास जो वॉल्यूम होता है ब्लड का वो ज्यादा हो जाएगा, ठीक है, वो इंक्रीज हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, ब्लड फ्लो इंक्रीज होगा। तो क्या होगा, फिर ब्लड फ्लो जब ज्यादा होगा, वॉल्यूम ज्यादा होगा, तो हमारे पास पल्मोनरी वॉल का क्लोजर जो होता है वो डिले हो जाएगा, डिले क्लोजर होगा उसका, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं, फिक्स स्प्लिटिंग कहते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे डायग्राम बनाते हैं इसकी, ठीक है, यहाँ पे इसके ग्राफ बनाते हैं फिक्स स्प्लिटिंग का। अब ये जो हमारे पास फिक्स स्प्लिटिंग होती है ना बच्चों, ये डिपेंड नहीं करती एक्सपायरेशन और इंस्पायरेशन, इसमें कोई एक्सपायरेशन और इंस्पायरेशन वाला चक्कर नहीं होता। जैसे ऊपर हमने पढ़ा ना कि वो एक्सपायरेशन पे डिपेंड नहीं कर रहे होते फिजियोलॉजिकल स्प्लिटिंग, और जो हमारे पास वाइड स्प्लिटिंग होती है वो इंस्पायरेशन पे डिपेंड करती है, लेकिन जो फिक्स स्प्लिटिंग होती है ये इंडिपेंडेंट होती है रिस्पायरेशन, ठीक है, मतलब ये ना इंस्पायरेशन पे डिपेंड कर रही होती है ना ही एक्सपायरेशन पे, मतलब एक्सपायरेशन और इंस्पायरेशन दोनों में सेम इसका होता है काम जो भी होता है, ठीक है। अब नॉर्मल केस, अब यहाँ पे इसका ग्राफ बनाते हैं। सबसे पहले एक्सपायरेशन और इंस्पायरेशन। तो S1 हमने क्या कहा था, जो S1 का हमारे पास बार होती है वो कैसी बनती है, वो सेम होती है, ठीक है, चाहे एक्सपायरेशन हो या इंस्पायरेशन, इस पे कोई घंटा फर्क नहीं पड़ता, ये बिल्कुल सेम होती है। अब बात यहाँ पे S2 की करते हैं कि S2 की बार कैसी बनेगी। तो S2 में पहले क्या बनता है, A2, ठीक है, A2 बनता है, ठीक है, A2 की बार बनेगी। दूसरी हमारे पास गैप में क्या आता है, P2। अब यहाँ पे गैप था ना, तो P2 हमारे पास इसमें स्प्लिटिंग होगी, मतलब A2 और P2 के बीच गैप होगा, तो ये हमारे पास P2 की। अब यहाँ पे इंस्पायरेशन की बात करते हैं। इंस्पायरेशन में क्या होगा, A2 सेम वैसे ही नीचे बनेगी, A2 पे भी कोई फर्क नहीं आता। बात होती है यहाँ पे पल्मोनरी वॉल की, क्योंकि उसके क्लोजर में डिले आता है। तो फिर जो यहाँ पे क्या होगा, जो पल्मोनरी वॉल होगा P2 होगी, उसकी बार सेम बनेगी, ऊपर एक्सपायरेशन और इंस्पायरेशन। इसकी वजह से कहते हैं हम कि इसमें जो गैप होता है, चाहे वो एक्सपायरेशन का गैप हो या इंस्पायरेशन में गैप हो, चाहे बंदा इंस्पायर कर रहा है, सांस ले रहा है, या फिर बाहर जो है अपना सांस एक्सेल कर रहा है, ठीक है, इंस्पायर कर रहा है या एक्सेल कर रहा है, उसमें जो स्प्लिटिंग होती है वो सेम रहेगी, ठीक है। उसका बार A2 और P2 की बार में जो गैप होगा, वाइड जो गैप होगा, जो स्प्लिटिंग होगी वो सेम रहती है, ठीक है, चाहे वो एक्सपायरेशन हो या इंस्पायरेशन। इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, फिक्स स्प्लिटिंग कहते हैं। फिक्स स्प्लिटिंग किस वजह से कहते हैं, क्योंकि जो एक्सपायरेशन और इंस्पायरेशन दोनों में हमारे पास A2 और P2 की जो बार होती है उसमें सेम गैप होता है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं पैराडॉक्सिकल स्प्लिटिंग, ठीक है। अब ये पैराडॉक्सिकल स्प्लिटिंग क्या होती है, ये बेसिकली ऑपोजिट होती है, जो नॉर्मल स्प्लिटिंग होती है उससे बिल्कुल ऑपोजिट होती है, ठीक है, जो नॉर्मल स्प्लिटिंग होती है उससे ऑपोजिट होती है, ठीक है, ऑपोजिट टू नॉर्मल स्प्लिटिंग। अब पैराडॉक्स क्या होता है, बेसिकली आपने एक FSC में नॉवल पढ़ा होगा मिस्टर चिप्स, उसमें एक पर्सन होता है वो ऑर्थोडॉक्स होता है और एक लड़की होती है वो पैराडॉक्स होती है, ठीक है। ऑर्थोडॉक्स का क्या मतलब होता है, ऑर्थोडॉक्स का मतलब ये होता है जो आबा अजदाद होते हैं उनकी रवायात, मतलब जो पुरानी उनकी रीत रवायात वगैरह जो चल रही होती है उसके अकॉर्डिंग ही वो चलते हैं, उनसे ऑपोजिट हट के कोई भी काम नहीं करते, ठीक है। और पैराडॉक्स क्या होता है, हमारे पास जो ऑपोजिट काम करते हैं, मतलब अपने आबाओ अजदाद से जो उनकी रवायात होती है उनसे बिल्कुल ऑपोजिट चलते हैं, वो काम नहीं करते जो उनके आबाओ अजदाद थे उन्होंने जो काम किए थे, उनको हम पैराडॉक्स कहते हैं। ऑर्थोडॉक्स होते हैं उसमें फॉर एग्जांपल जो हमारे पास ऑर्थोडॉक्स है तो उसमें S2 हमारे पास स्प्लिटिंग होती है, ठीक है। S2 स्प्लिटिंग में सबसे पहले स्प्लिटिंग में क्या होता है, S2 की स्प्लिटिंग में A2 बार पहले बनती है हमारे पास हमेशा, उसके बाद P2 बनती है। लेकिन यहाँ पे पैराडॉक्सिकल स्प्लिटिंग है। पैराडॉक्सिकल का क्या मतलब है, मतलब कि जो S2 स्प्लिटिंग होगी ना उसमें पहले P2 की बार बनेगी, उसके बाद A2 की बार बनेगी, इसलिए हम इसको पैराडॉक्सिकल स्प्लिटिंग कहते हैं। क्योंकि ये जो नॉर्मल स्प्लिटिंग होती है फिजियोलॉजिकल स्प्लिटिंग उससे बिल्कुल ऑपोजिट होती है, मतलब उसमें A2 की बार पहले नहीं बनती, उसमें पहले P2 की बार बनती है। ये किस वजह से बनती है, ये किस कंडीशंस में बनती है, ये हमारे पास आयोटिक स्टेनोसिस जब होती है बंदे को, मतलब कि जो आयोटिक वॉल होता है उसकी नैरिंग हो जाए, उसकी वजह से जो आयोटिक वॉल होता है वो डिले क्लोज हो जाता है। नॉर्मली तो वो क्लोज होता है, वो पल्मोनरी वॉल से पहले क्लोज होता है, ठीक है, लेकिन जब उसकी आयोटिक स्टेनोसिस हो
जाती है, जब उसमें नैरोइंग हो जाती है आयोटिक वॉल में, तो क्या हो जाएगा, फिर जो आयोटिक वॉल होता है वो डिले हो जाएगा। पल्मोनरी वॉल पहले क्लोज होगा और जो आयोटिक वॉल होता है वो बाद में क्लोज होता है। उसकी वजह से जो हमारे पास बार होगी P2 की बार, वो पहले बन जाएगी, उसके बाद हमारे पास जो A2 की बार होगी वो बनेगी, ठीक है। इसलिए हम इसको पैराडॉक्सिकल स्प्लिटिंग कहते हैं, ठीक है। और इसके अलावा हमारे पास जो लेफ्ट बंडल ब्रांच ब्लॉक होती है, ठीक है, जो ऊपर हमने क्या कहा था, राइट बंडल ब्रांच ब्लॉक होती है, तो उसमें वाइड स्प्लिटिंग होती है। यहाँ पे पैराडॉक्सिकल स्प्लिटिंग में क्या होता है, लेफ्ट बंडल ब्रांच जब ब्लॉक होगी, लेफ्ट साइड ऑफ हर्ट की जब नर्व्स ब्लॉक होंगी, तो हमारे पास क्या होगा, फिर हमारे पास आयोटिक वॉल जो होता है उस वो डिले हो जाता है, उसका क्लोजर आयोटिक वॉल जो होता है, इन दोनों केसेस में हमारे पास जो आयोटिक वॉल का क्लोजर होता है वो डिले हो जाता है, ठीक है। आयोटिक वॉल का क्लोजर डिले होने की वजह से हमारे पास जो P2 की होती है वो पहले आ जाती है और जो A2 की बार होती है वो लेट आती है। इसको हम क्या कहते हैं, पैराडॉक्सिकल स्प्लिटिंग कहते हैं, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पे इसकी डायग्राम भी बना लेते हैं हम, ठीक है, पैराडॉक्सिकल की, ठीक है। देखें, सबसे पहले यहाँ पे इसकी डायग्राम बनाते हैं। एक्सपायरेशन में, या एक्सपायरेशन करें हम या इंस्पायरेशन करें, उसमें हमने क्या कहा था, जो S1 की बार होती है वो बिल्कुल सेम रहती है, चाहे एक्सपायरेशन हो या इंस्पायरेशन, ठीक है। अब यहाँ पे समझने वाली बात है कि S2 में क्या होता है। तो देखें, S2 में हमने क्या कहा, पैराडॉक्सिकल में जो आयोटिक स्टेनोसिस होती है उसकी वजह से आयोटिक वॉल डिले हो जाता है। जब आयोटिक वॉल डिले होगा तो हमारे पास पल्मोनरी वॉल पहले क्लोज हो जाएगा आयोटिक वॉल से, तो फिर हमारे पास क्या बनेगा, जो P2 की जो बार होती है, ठीक है, पल्मोनरी वॉल पहले क्लोज होगा तो जो P2 की बार होगी वो पहले बन जाएगी। उसके बाद फिर कभी ना कभी तो आयोटिक वॉल क्लोज होगा ना, तो फिर जो A2 की बार होगी वो बाद में बनेगी, ठीक है। यहाँ पे ऐसे नॉर्मली फिजियोलॉजिकल स्प्लिटिंग में हमने क्या देखा था कि A2 पहले बनती है जबकि P2 बाद में बनती है, लेकिन यहाँ पे पैराडॉक्सिकल स्प्लिटिंग में P2 पहले बनेगी, उसके बाद A2 बनेगी, ठीक है। अब यहाँ पे इंस्पायरेशन में क्या होता है हमारे पास बच्चों, यहाँ पे समझने वाली बात है। देखें, अब P2 इंस्पायरेशन में जो नॉर्मल फिजियोलॉजिकल स्प्लिटिंग होती है उसमें भी इंस्पायरेशन में क्या होता है, P2 हमारे पास डिले होती है, तो फिर P2 हमारे पास यहाँ पे नहीं बनेगी बल्कि यहाँ पे बनेगी, क्योंकि P2 तो वैसे भी नॉर्मली भी डिले होती है ना इंस्पायरेशन में, तो P2 फिर हमारे पास कहाँ बनेगी, यहाँ पे बनेगी, ठीक है, थोड़ा सा आगे बनेगी। उसके बाद A2 बनेगी, A2 के नीचे, ऊपर वाले के नीचे, ठीक है। A2 बाद में क्लोज होगी तो A2 एओर्टिक वॉल बाद में क्लोज होगा तो फिर A2 बनेगी, ठीक है। फिर ये ऐसे डायग्राम बनेगी, ठीक है। इस वजह से इसको हम क्या कहते हैं, पैराडॉक्सिकल स्प्लिटिंग, क्योंकि यहाँ पे जो होता है बिल्कुल ऑपोजिट होता है जो नॉर्मल फिजियोलॉजिकल स्प्लिटिंग होती है। सो ये जो सारी स्प्लिटिंग्स थी उनकी समरी अब हम डिस्कस कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे एक बच्चों टेबल बनाया हुआ है जिससे आपको याद करने में ना इजी होगा, ठीक है। इस टेबल को अगर आप याद रखेंगे ना तो आपको जो S2 की स्प्लिटिंग लाइफ में नहीं भूलेगी, आपको याद रहेगा, और यही इंपॉर्टेंट है, इसी से MCQs आता है आपका, ठीक है। आपने इस टेबल को याद रखना है। तो सबसे पहले स्प्लिटिंग देखते हैं। तो फिजियोलॉजिकल जो स्प्लिटिंग होती है हमारे पास वो क्या होती है, वो नॉर्मल होती है, ठीक है। उसके बाद वाइड स्प्लिटिंग देखते हैं। वाइड स्प्लिटिंग के लिए सबसे पहले यहाँ पे निमोनिक मैंने लिखा हुआ है, इसको आप याद रखेंगे तो आपको आसानी से याद होगा, ठीक है। अब उसमें वेस्टर्न पाकिस्तान रेलवे, ठीक है, वेस्टर्न का जो W है उससे क्या बनता है हमारे पास, वाइड स्प्लिटिंग, ठीक है, वाइड स्प्लिटिंग। जो PR है, ठीक है, पाकिस्तान रेलवे, पाकिस्तान का P और R, उससे हमारे पास क्या बनता है, उसमें मतलब कौन सी कंडीशंस में हमारे पास वाइड स्प्लिटिंग होती है, तो हमारे पास पल्मोनरी स्टेनोसिस, P से बनता है पल्मोनरी स्टेनोसिस, उसमें वाइड स्प्लिटिंग होती है। और राइट बंडल ब्रांच, R से बनता है राइट बंडल ब्रांच ब्लॉक होती है, उसमें हमारे पास वाइड स्प्लिटिंग होती है। उसके बाद हमारे पास है फिक्स स्प्लिटिंग। फिक्स स्प्लिटिंग किसमें होती है, इसका हमारे पास, आप कौन सी बुक पढ़ रहे हैं, अभी फर्स्ट एड पढ़ रहे हैं ना, तो फर्स्ट एड जो होती है हमारे पास बुक, उसका FA, जो फर्स्ट कैपिटल लेटर है फर्स्ट का F और एड का A, तो फिक्स स्प्लिटिंग बनता है F से, ठीक है। और A से हमारे पास क्या बनेगा, AST मतलब एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट की कंडीशन में हमारे पास फिक्स स्प्लिटिंग होती है, ठीक है। उसके बाद है पैराडॉक्सिकल स्प्लिटिंग। अब पैराडॉक्सिकल स्प्लिटिंग हमारे पास किस कंडीशन में होती है, आपने जैसे वो हमारे पास कार्ड होता है पेपाल, इसके लिए निमोनिक्स है पेपाल, जो पाल होता है P से हमारे पास पैराडॉक्सिकल स्प्लिटिंग बन जाएगी। और A और L से क्या बनेगा, A से हमारे पास आयोटिक स्टेनोसिस और L से हमारे पास बनता है लेफ्ट बंडल ब्रांच ब्लॉक, मतलब आयोटिक स्टेनोसिस और लेफ्ट बंडल ब्रांच ब्लॉक की जो कंडीशंस होती है, इन दोनों कंडीशन में हमारे पास पैराडॉक्सिकल स्प्लिटिंग होती है। अब आप ये अगर टेबल याद रखेंगे ना तो समझे आपको सारा कुछ आता है। इसमें स्प्लिटिंग्स आपकी जो S2 की स्प्लिटिंग्स है वो आपका क्लियर है, इसी में से MCQ आता है।